जय हिंद दोस्तों जब चीन दादागिरी कर रहा है और हमारे साथ ही नहीं दुनिया के कई देशों के साथ, और दुनिया के लिए आज के समय सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वह शी जिनपिंग है। मैं कहता हूं कि चीन से भी बड़ा कोई यदि चैलेंज है, कोई चुनौती है, कोई खतरा है तो उसका नाम है शी जिनपिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत, अमेरिका तथा अन्य मित्र देशों को किस प्रकार से इस चीनी विस्तारवाद, चीनी दादागिरी से लड़ना चाहिए ताकि उसके असरात दिखें। आप हो सकता है इस एनालिसिस से सहमत नहीं हो, और यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके अनुसार क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा यह फर्म बिलीफ है कि जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसके लिए बहुत सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए, और जो थिंक टैंक्स डेवलप होते हैं उन थिंक टैंक्स का लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग करके बनती है, एक पॉलिसी की तरह इवॉल्व होती है, तो वो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो मैं कुछ चीज़ें रख रहा हूँ, यदि आप सहमत हों तो भी इस पर कमेंट करें, नहीं हो तो अपना मशवरा भी दें कि आपकी राय क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान में जो शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रही है, जो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ यूएस, भारत और अलाइड देश हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अलाइज को रखना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बल्कि क्रूशियल हो गया है। और उसका कारण यह है कि क्योंकि बहुत सी बार या ज़्यादातर बार जो अलाइज होते हैं वह अचीव कर लेते हैं जो एक सुपर पावर नहीं कर पाता। हो सकता है वह रीजनल स्तर पर करें, हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में करें, लेकिन वो कर पाते हैं। और जब चाइना जैसी शक्ति से द्वंद्व करना है, उसको पराजित करना है, तो यूएस के लिए भी अब क्रूशियल है कि अलाइज को समेट के रखे, जोड़ कर रखे, ना कि एक ऑप्शनल विषय है। और यदि हम इसके विपरीत बात करें तो चीन के पास अलाइज के रूप में कौन है? उसके दो ही असली साथी हैं जिस पर वो विश्वास कर सकता है, एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है पाकिस्तान। तो ग्लोबली चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसके पास अलाइज नहीं है, लाइक द वेस्टर्न ब्लॉक, या मैं अब उसको परिभाषित करता हूँ इंडो पैसिफिक ब्लॉक के कंपेयर करा जाए तो चीन के पास ग्लोबल अलाइज नहीं है, और यह उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बनता है। अब यूएस और अलाइज, इसमें इंडिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण कोरिया भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है। तो मैं अभी बोलूँगा इंडो पैसिफिक अलाइज टर्म का उपयोग करूँगा, और मुझे लगता है कुछ टर्म्स जो हैं हमको विकसित करना चाहिए ताकि वह पॉलिसी मैटर में भी लॉन्ग टर्म में आए। तो इंडो पैसिफिक अलाइज को आवश्यकता है कि एक क्लियर कट स्ट्रेटजी हो चाइना को काउंटर करने के लिए, और वैसी ही हो जैसे जॉर्ज कैनन ने स्ट्रेटजी बनाई थी यूएसएसआर के खिलाफ। वो आप देखिए कि यूएसएसआर के खिलाफ जो स्ट्रेटजी थी यूएस की, वह यही थी कि जो उसका इनहेरिट स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें इतना डिफेक्ट है, इतनी कमजोरियां हैं कि यूएसएसआर खुद अपने वजन के तले ही गिर जाएगा। और वैसा हुआ भी सही ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। लेकिन हम यदि ये सोचें कि यही स्ट्रेटजी, क्योंकि वही जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, वो मैं कहता हूँ अननेचुरल सिस्टम वहाँ पर भी है, वन पार्टी रूल चल रहा है, तो यही स्ट्रेटजी चीन के ऊपर भी लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कि हम इसको चीन पर लागू कर दें, क्योंकि चीन को दशकों का समय मिल गया इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए कि वे क्या तत्व थे जिनके कारण यूएसएसआर विफल हुआ और ख़त्म हो गया। तो चीन उन तत्वों को कम से कम करने की कोशिश करेगा अपने सिस्टम में, और करी भी है उसने कोशिश कि जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल यूएसएसआर की तरह हो जाए। अब मुझे लगता है कि सब चीज़ों को यदि हम अध्ययन करें तो बाय एंड लार्ज शी जिनपिंग का जिस प्रकार से उदय हुआ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में, और एक तरह से आप कहें कि एकाधिकार कर लिया और सारी की सारी जो सत्ता है
देखिए, चीन पर अभी तक पूरी सत्ता रही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पूरा के पूरा अधिकार या पूरी की पूरी सत्ता जो हो गई वह शी जिनपिंग की हो गई है। और इस हद तक हो गई है कि अब कहीं ना कहीं सब जानते हैं इस बात को कि जो दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे भी कहीं ना कहीं या तो डरे हुए हैं या गुस्से में हैं, क्योंकि उनको भी बार बार और लगातार अपनी लॉयल्टी शी जिनपिंग के प्रति प्रूव करना पड़ती है। तो या तो वे डरे हुए हैं अपनी जान के लिए, अपनी परिवार की जो स्थिति परिस्थितियां हैं उनको लेकर, उनके भविष्य की चिंता की वजह से। तो मैं बोलता हूं कि फॉर स्ट्रेटेजी सेक हम शी जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को एक नजरिए से नहीं देखें और एक साथ नहीं तोलें, क्योंकि जब हमको दिख रहा है कि जो दुश्मन है उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं, या कहें कि हम बहुत सारे जो सिस्टम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अंडर शी जिनपिंग, उसमें बहुत सारी दरारें हैं, तो उन दरारों को हम टारगेट करें और इतना टारगेट करें कि वह क्रैक में तब्दील हो जाए, वो क्रैक जो है अपने आप सिस्टम को तोड़ दे। तो हमको उसी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और हमको नज़र रखना चाहिए कि शी जिनपिंग पर, उनके परिवार के ऊपर और उनके इनर सर्कल के ऊपर, क्योंकि एक बात यह भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मानता है, तो उसमें कहीं ना कहीं तत्व होगा तभी माना जाता है कि शी जिनपिंग, उनके परिवार और उनका जो आंतरिक चक्र है, आंतरिक सर्कल है, उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है, डिस्पाइट ऑफ जितना भी उन्होंने ड्रामा किया है कि वो एंटी करप्शन ड्राइव चला रहे हैं और उसके तहत उन्होंने कई कम्युनिस्ट नेताओं को जेल भेज दिया, कई मारे गए। और एक बात और भी है, अब शी जिनपिंग का जो कम्युनिज्म है और जो सत्ता उन्होंने बनाई है वह स्टेलिन की तरह है। ये डेंग जाओपिंग वाला चीन नहीं है, ये जैसा स्टालिन का यूएसएसआर था जिसमें सारी की सारी सत्ता जो थी एक व्यक्ति तक केंद्रित हो गई थी, ये वही है। चाहे वो मिलिट्री कमीशन हो उनकी, जो भी चीजें होती, जितने भी सर्कल्स हैं उनके, उन सब में तीनों बॉडीज में जो तीनों प्रमुख बॉडी, उसमें अध्यक्ष तो एक ही है। तो जो एक व्यक्ति चाहता है वही सब कुछ होता है। तो उसी एक व्यक्ति ने और उसकी मंशाओं ने, उसकी इच्छाओं ने, उसकी जो निर्देशन ने पूरी की पूरी चीन की जो आर्थिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, उसको एक रुख दिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को और शी जिनपिंग को एक साथ तोल दें, क्योंकि एक साथ जब तोलेंगे तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक होने का खतरा रहता है। और ये एक साथ तोलने का काम सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी किया था। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि हमको वर्तमान में इनको एक नहीं होने देना चाहिए। और जब हम एक साथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर ही अटैक करते रहेंगे तो हो सकता है कि पार्टी एक हो जाए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी के खिलाफ अटैक होता हो। तो इससे अच्छा है कि अटैक जो हो वो शी जिनपिंग, उनका परिवार, उनके इनर सर्कल पे हो, ताकि उससे क्या होगा, जो हमको दिख रहा है कि जो फॉल्ट लाइंस है सिस्टम में, और सिस्टम मतलब शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग की सत्ता है, तो जो फॉल्ट लाइंस है उनको हम गहरी कर दें ताकि वह फॉल्ट लाइन क्रैक्स में बदल जाए, सिस्टम कोलैप्स हो जाए। तो मुझे लगता है कि हमको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से टारगेट करें, और इसके लिए बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि चीन के ऊपर न केवल हमारा बल्कि अमेरिका का भी अध्ययन उतना नहीं है जितना यूएसएसआर के ऊपर था या दूसरी कंट्रीज पे होता है। एक तो उनकी भाषा अलग है, एक्सेसिबल इतना नहीं है, हर जगह आप जाकर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमको एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, चीन के जो विशेषज्ञ हैं उनको डेवलप करना होगा, या ऐसे लोग जो चीन के सिस्टम से ऊब चुके हैं उनको अपनी तरफ मिलाना होगा। उनको चाहे तो हम उनको संरक्षण दें, उनको पॉलिटिकल रेफ्यूजी का स्टेटस दें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सिस्टम का अंग बनाएं ताकि हमको पता चले कि ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं, ये जो दरारें दिख रही हैं कितनी डीप है, और इनको दरारों को क्रैक्स में तब्दील करने में हमको क्या करना पड़ेगा, सही जगह चोट करें ताकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिस्टम जिसके ऊपर शी जिनपिंग बैठे हैं उसको एक साथ बढ़ बढ़ाकर गिराया जा सके। जय हिंद, जय भारत।